हमने ये सीख लिया ऑलरेडी कि जब भी हमें y बाई एक्स कैलकुलेट करना होगा हम उस ग्राफ का क्या निकाल लेंगे, स्लोप। क्या वो तुमको बोलेगा कि y बाई एक्स निकालो? वो तो क्या करेगा, फिजिक्स से क्वेश्चन पूछेगा, ये तुमको रियलाइज करना होगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इसका स्लोप निकालना पड़ेगा, क्योंकि y बाई एक्स कैलकुलेट करना पड़ रहा है। इसी तरह से हो सकता है वो तुमसे क्या पूछे, y इंटू एक्स। कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमें क्वेश्चन में y इंटू एक्स भी करना पड़ सकता है। अब जब भी हमें y इंटू एक्स करना पड़ेगा, हमें क्या करना है, किस टाइप से सॉल्व करना है, वो भी हमको क्या करना है, देखना है ना। तो नेक्स्ट हमें देखना है कि अगर कभी ऐसा हुआ कि y मल्टीप्लाइड बाई एक्स करना है तो किस टाइप से सॉल्व करेंगे, वो चेक करना है। तो पहले काम करो, नोट लिख लो, राइट। एक नोट लिखो सिंपल सा, whenever we have to find y into x, whenever we have to find y into x, we will calculate area under the graph. We will calculate area under the graph. तो जब भी अगर ऐसा हुआ कि हमें y इंटू एक्स करना पड़े, हम हमेशा क्या करेंगे, एरिया अंडर द ग्राफ निकालेंगे, है ना। अब एग्जांपल समझते हैं कि कैसे करना होगा। लेट्स से हमने क्या किया, यहां पे एक एग्जांपल ले लिया है, और जो एग्जांपल है ये हमने लिया है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, राइट। वेलोसिटी गिवन है इन मीटर पर सेकेंड, और जो टाइम दिया हुआ है वो दिया है किसमें, सेकेंड्स में, राइट। जो टाइम दिया हुआ किसमें दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है। और यहां पे एक इस तरह का क्या कर दिया है, ग्राफ दे दिया हुआ है, ऐसे ग्राफ दिया हुआ है। अब सीधा सीधा ये जो ग्राफ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है। और अगर किसी के पास वेलोसिटी है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, वो अपने पोजीशन से क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है धीरे धीरे। तो अगर इसमें ये पूछ ले, मान लो वैल्यू दे दिया मैंने, यहां पे वैल्यू गिवन है कि ये जो वेलोसिटी है यहां पे ये है लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड, और ये किस टाइम पे ऐसा हुआ है, तो ये मैंने बोल दिया किस पे हुआ है, 5 सेकेंड पे। तुमसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड, राइट। 5 सेकेंड में हमको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब हम बोलेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, राइट। ये फॉर्मेट होता है, ध्यान इस चीज का रखना है। आगे जब हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे तो v इक्वल टू एस बाई टी नहीं लिखेंगे बल्कि ds बाई डी टी लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ऐसा क्यों करना पड़ेगा वो हम डिफरेंशिएशन के टाइम पे क्या करेंगे, प्रॉपर चीजें समझ जाएंगे। फिलहाल यह ध्यान रखना है कि जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। अब जो वेलोसिटी गिवन है वो किस एक्सिस में गिवन है, टाइम किस में गिवन है। इसका मतलब हुआ कि हमें y इंटू एक्स करना पड़ेगा। इसका सीधा सा मतलब हो गया कि हमें y इंटू एक्स करना पड़ेगा। और जब भी हम y इंटू एक्स हमें निकालना होगा, हम क्या निकालेंगे, एरिया अंडर द ग्राफ। जब भी हमें ऐसा करना हुआ हम क्या निकालेंगे, एरिया अंडर द ग्राफ। जो भी ग्राफ हमें यहां पे दिख रहा है उसके नीचे का पूरा एरिया, ये हमें निकालना है एरिया। अब ये एरिया कैसा दिख रहा है, ये ग्राफ कैसा है, ट्रायंगल। तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना है, विच इज हाफ बेस इंटू हाइट, राइट। जो किसके बराबर होगा, हाफ बेस इंटू हाइट के। तो हमने यहां लिखा हाफ बेस की वैल्यू देखो कितनी है, 0 से लेके 5 तक, तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाइड बाई जो हाइट है वो कितना है, 10। तो ये आंसर आ जाएगा, ये मीटर पर सेकंड में है, ये सेकंड में है, तो आंसर आएगा मीटर में, और मीटर में कितना आएगा, 25 मीटर। तो आंसर आएगा हमारा कितना, 25 मीटर। इस तरह से हमें क्या करना होगा, निकालना होगा जब भी हम क्या करेंगे, y इंटू एक्स। तो हमने ये भी सीख लिया कि y बाई एक्स कैलकुलेट करना होगा, हम क्या निकालिए, स्लोप। जब y इंटू एक्स करना होगा हम क्या निकालेंगे, एरिया अंडर द ग्राफ। जो भी ग्राफ होगा उसके नीचे का इंटायर एरिया। क्लियर है ये, इसको नोट करो। एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलो दो, मान लो क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है,
इधर पे गिवन है क्या, टाइम, और इधर पे गिवन है डिस्प्लेसमेंट, राइट। सॉरी, लेट्स से वेलोसिटी ले लिया हमने। ये वेलोसिटी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, और ये जो गिवन है ये मान लो -5 मीटर पर सेकेंड। ये जो टाइम है ये है 0, लेट्स से ये हमने बोल दिया 5 सेकेंड। ये वाली वैल्यू है कितनी, 10 सेकेंड। ये वैल्यू है कितनी, 15 सेकेंड, और लेट्स से ये मैंने बोल दिया कितना है, 20 सेकेंड। क्वेश्चन तुमसे बोला है फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 20 सेकेंड। तो क्वेश्चन तुमसे पूछा हुआ है कि 20 सेकेंड में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट तुमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इसमें दोनों ही चीजें मैंने पूछ लिया कि डिस्टेंस भी बताओ एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो पहले समझते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की क्या करें, बात करें, तो दोनों में मेजर डिफरेंस क्या आ जा रहा है, किसका, कि एक हमारे पास जो क्वांटिटी है वो क्या है, वेक्टर, और दूसरा क्या है। अब अगर कोई क्वांटिटी स्केलर है और दूसरा क्या है, वेक्टर है, तो क्या डिफरेंस आ जा रहा है इसमें, डायरेक्शन का। जब भी हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करेंगे हमें डायरेक्शन का ध्यान रखना होगा। जब भी हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करेंगे हमें डायरेक्शन का ध्यान रखना होगा, जबकि अगर स्केलर क्वांटिटी की बात करेंगे तो हमें फिर डायरेक्शन पे ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ समझो। अगर मैंने बोला कि मैं इधर जा रहा हूं, उधर लेट्स से कितना 10 मीटर, और वापस में आया कितना 4 मीटर, राइट। तो आगे की तरफ गया हूं मैं 10 मीटर, वापस आया हूं कितना 4 मीटर। मगर पूछा जाए कि बताओ डिस्टेंस कितना हुआ, तो हमें यह देखने की जरूरत नहीं कि आगे गया और फिर वापस आया है। हमें सिर्फ देखना है कि कितना चला। आगे गया कितना 10, वापस आते जगह 4, तो 10 + 4 14 मीटर का डिस्टेंस हो गया। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में हमें डिस्प्लेसमेंट पूछ ले तो इसको अगर हम बोलेंगे +10, तो वापस आने को हमें -4 बोलना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन का भी ध्यान रखना होता है हमें, किसमें, डिस्प्लेसमेंट में, विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में हमें डायरेक्शन का भी ध्यान रखना होता है। इसका मतलब है एक डायरेक्शन को प्लस माना है तो अपोजिट को, तो 10 - 4 कितना आ गया, 6। आया समझ में। अब इस ग्राफ को देख के हमें क्या करना है, चीजें समझनी है कि इस ग्राफ में जो जो लिखा हुआ है क्या क्या समझ सकते हो उससे। देखो बेटा, इसके ऊपर जितनी वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव। नीचे वाली वैल्यू कैसी है, इसका मतलब है हमारे पास पॉजिटिव वेलोसिटी भी है एंड नेगेटिव वेलोसिटी। क्या मतलब हुआ नेगेटिव वेलोसिटी का, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का चेंज। अगर किसी डायरेक्शन को तुमने पॉजिटिव बोला है तो अपोजिट डायरेक्शन की वेलोसिटी को हमें नेगेटिव बोलना पड़ेगा, दैट्स इट। तो देखो हुआ क्या है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में 0 से लेके 5 सेकंड तक वेलोसिटी बढ़ती गई। मान लो मैंने बोला कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैं क्या कर रहा, t = 0 पे दौड़ना शुरू कर रहा, तो दौड़ते दौड़ते मेरी वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। कब तक बढ़ रही है, 5 सेकंड तक, और बढ़ते हुए कहां तक पहुंचा, 10 मीटर पर सेकंड तक। उसके बाद क्या डायरेक्शन चेंज हुआ है, नहीं, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि वेलोसिटी अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन हाँ वैल्यू धीरे धीरे कम हो रहा है। इसका मतलब है अब मैं अपनी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या कर रहा, कम कर रहा, लेकिन अभी भी डायरेक्शन सेम है। और करते 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 फाइनली मेरी वेलोसिटी 0 कब हुई, 10 सेकंड में। 10 सेकंड के बाद क्या किया है मैंने, अपना डायरेक्शन चेंज किया है, पलटी मारा है पार्टिकल ने। ध्यान रखना है, जब जब पार्टिकल डायरेक्शन चेंज करेगा तब तब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाएंगे। जब तक पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में मूव करता रहेगा तब तक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम रहेंगे। जैसे ही डायरेक्शन चेंज होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अलग अलग। अब अपोजिट डायरेक्शन मूव किया, अपोजिट डायरेक्शन मूव करते वेलोसिटी बढ़ने लगी। कब तक बढ़ी, 15 सेकंड तक, और बढ़ते हुए कहां तक पहुंचा, 5 मीटर पर सेकंड। -5 नहीं बोलना है, बोलना है अपोजिट डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड तक। और फिर 15वें सेकंड के बाद क्या होने लगा, वही उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी धीरे धीरे कम होने लगी। और कब रुक गया मैं, कब रुक गया, 20 सेकंड में। आई बात समझ में। ग्राफ को देख के हर एक सिचुएशन समझ में आना चाहिए, राइट। अगर मैं आगे गया हूं 10, वापस आया हूं कितना 4, तो डिस्टेंस निकालते समय कोई डायरेक्शन नहीं देखना, 10 + 4 सीधा ऐड करो विदाउट कंसीडरिंग द साइन।
लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इसको अगर प्लस लोगे तो अपोजिट को माइनस लोगे, राइट? तो इसमें यही पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? एक डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे कैसे? एरिया अंडर द ग्राफ से, क्योंकि y इंटू एक्स करना पड़ेगा, हमें v इंटू टी करना पड़ेगा। इसका एरिया मैंने मान लिया कितना, लेट से a1, और इसका एरिया मान लिया मैंने लेट से a2। तो एक का एरिया a1 और दूसरे का एरिया। अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो मुझे साइन को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, चाहे आगे गया है चाहे वापस आया, सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा तो मुझे साइन का ध्यान रखना पड़ेगा, ये प्लस है तो इसे माइनस लेना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कितना, a1 माइनस a2। बोलो आया समझ में, राइट? तो इसको नोट कर लो और निकाल के वैल्यू देखो कितनी आ रही है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। कितना आ रहा है बेटा? डिस्टेंस 50 है, राइट? डिस्टेंस कितना आ रहा है? 75 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना? 25 मीटर। मतलब 50 आगे गया, 25 वापस आ गया। अरे साइन का ग्राफ नहीं बनाना है, ट्रायंगल बना है भैया पूरा। ये बिल्कुल बढ़िया साइन का ग्राफ बना है इस तरह से। डिस्प्लेसमेंट 25, राइट? निकाल सकते हो सीधा। अगर a1 की वैल्यू निकालोगे तो ये हाफ बेस इंटू हाइट, राइट? बिकॉज ये भी क्या है, ट्रायंगल है ना। अगर रेक्टेंगल होता तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर सकते थे, है ना, इस तरह से निकालते। तो हमने लिखा हाफ, बेस की वैल्यू 0 to 10 मतलब 10, और हाइट कितना 10, तो ये आ रहा है 50 मीटर। फिर जब a2 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो अगेन हमें हाफ बेस इंटू हाइट करना पड़ा। बेस की वैल्यू 10 to 20 मतलब 10, और ये हाइट कितनी है 5, तो ये आ रहा है कितना 25 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गया 50 मीटर और वापस आया कितना 25 मीटर। तो अगर डिस्टेंस की बात करें तो 75 मीटर टोटल चला है, तो 50 प्लस 25 दैट इज 75 मीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो 50 माइनस 25 मीटर के आगे चला है। क्लियर है ये? तो कब एरिया अंडर द ग्राफ निकालना होगा, क्लियर है ये? और ये बहुत बार आएगा बेटा, ध्यान रखना, ये बहुत बार आएगा। बता दे रहा है ये सबसे ज्यादा कहां पे आएगा, ये सबसे ज्यादा आएगा वर्क डन के क्वेश्चन में। कई बार फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे देगा और पूछेगा फाइंड द वर्क डन। ध्यान रखना है वर्क डन कैसे निकाला जाता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर एक एक्सिस में फोर्स दिया हुआ है, एक एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो F इंटू एक्स मतलब y इंटू एक्स, इसका मतलब है एरिया अंडर द ग्राफ, राइट? एरिया अंडर द ग्राफ से ही हम क्या करेंगे, वर्क डन निकालेंगे। अब उसके क्वेश्चन में यहां पे नहीं करा रहा, वो इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि अगर मैंने वर्क डन के क्वेश्चन करा दिए तो वो आधा अधूरा होगा। आधा अधूरा इसलिए होगा क्योंकि वहां भी दो कॉन्सेप्ट लगते हैं। अगर पूरा वर्क डन पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो दोनों डायरेक्शन में हुआ तो फिर हमें वर्क डन दोनों को ऐड करना है या एक से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करना है। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमारा जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव नेचर का है या नॉन कंजर्वेटिव नेचर का है। मैंने एक्सपेक्ट किया है कि तुम 10th पास हो, तो मैंने ये भी मान लिया कि हो सकता है तुम्हें कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना पता हो। सिंस वर्क डन में मैं इसे प्रॉपर समझाऊंगा कि कंजर्वेटिव फोर्स या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, ऑलमोस्ट एक लेक्चर ही हमारा चलेगा उन सारी चीजों पे, डिस्कशन पे, तो वो हम वहीं पे करेंगे। पर ध्यान रखना है कि अगर वर्क डन देखा जाए तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है बेटा F डॉट ds, राइट? डॉट प्रोडक्ट होता है। अगर फोर्स को मैं दे दूं y में, ds को दे दूं मैं x में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, y इंटू एक्स, और y इंटू एक्स मतलब वहां भी एरिया अंडर द ग्राफ निकालना पड़ेगा। सेम सिनारियो होगा जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। थर्मो में इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा बदल के P डेल्टा V लिख दिया जाता है, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। अगर प्रेशर दे दूं मैं y एक्सिस में, वॉल्यूम दे दूं x एक्सिस में, तो अगेन y इंटू एक्स करना पड़ेगा, और जब जब y इंटू एक्स करना पड़ेगा क्या निकालना पड़ेगा, एरिया अंडर द ग्राफ। इनफैक्ट वर्क डन का जो प्रोसेस है वो अभी हम हाइपरबोला वाले ग्राफ में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, राइट? कि वर्क डन किस में ज्यादा है किस में कम। क्योंकि वर्क डन जब हाइपरबोला का ग्राफ पढ़ेंगे तो यहां पे हम एडियाबैटिक और आइसोकोरिक प्रोसेस को हमें देखना है, और इस बार 2022 में आया भी ये वाइक।
राइट। तो हमें क्या करना है, वो चेक भी करना है, देखना है। तो इस चीज को ध्यान रखना है बेटा, जब जब हमें y इंटू एक्स करना होगा, हमेशा एरिया अंडर द ग्राफ। क्या हो तुमको बोलेगा कैलकुलेट y इंटू एक्स, नहीं, ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन पूछेगा। तुमको रियलाइज करना है कि जो ग्राफ दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेट करना पड़ सकता है। क्लियर। इसके साथ ही हम क्या कर रहे हैं, पूरा एंड कर रहे हैं हमारा स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ, है ना। पूरा का पूरा हमने जो अभी पढ़ा है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अरे यार, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि जो स्लोप या एरिया अंडर द ग्राफ होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन में होता है, राइट। इस बिल्कुल उसमें नहीं रहना है मिसकंसेप्शन में कि स्ट्रेट लाइन के नीचे में स्ट्रेट लाइन पढ़ा है हमने, उसके बाद हमने स्लोप पढ़ा और एरिया अंडर द ग्राफ पढ़ा, मतलब सिर्फ और सिर्फ यही नहीं। पहला ही ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन था, इसलिए स्लोप का पूरा डिस्कशन और एरिया अंडर द ग्राफ का पूरा डिस्कशन हमने यहां ही कर लिया है। लेकिन ये पूरा का पूरा हर एक ग्राफ में आ सकता है। तो स्लोप का मतलब क्या है, क्या हो सकता है, कब निकालना है, क्लियर है पूरा कॉन्सेप्ट। गुड। अगला ग्राफ हमें देखना है पैराबोला का, राइट। अगला ग्राफ हमें देखना है पैराबोला का। टॉपिक डालना है बेटा। ठीक, देखो तो नेक्स्ट ग्राफ हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं पैराबोला का। कोई सा भी ग्राफ बनाने के लिए, किसी भी टाइप का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इक्वेशन होना चाहिए, राइट। कोई सा भी ग्राफ अगर हमें क्या करना है, बनाना है, तो हमें पता होना चाहिए कि उसका इक्वेशन क्या है। तो यहां पे भी हमारे पास क्या होना चाहिए, इक्वेशन होना चाहिए। जैसे स्ट्रेट लाइन जब हमने बनाया था तो वहां पे क्या था, एक इक्वेशन था, y इक्वल टू mx प्लस सी। हाँ, उसका वेरिएशन जरूर था, y इक्वल टू माइनस mx प्लस सी लिख सकते हैं, mx माइनस सी लिख सकते हैं, या फिर y इक्वल टू mx लिख सकते हैं। सिंस m की वैल्यू, स्लोप की वैल्यू कांस्टेंट होती है, हम चाहें तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x भी लिख सकते हैं। अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x लिखा है तो भी ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल उसी तरह से पैराबोला का भी इक्वेशन होना चाहिए। पैराबोला के लिए जब इक्वेशन लिखते हैं तो हम लिखते हैं y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर n, या फिर y टू द पावर n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ये होता है हमारा क्या, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, राइट। ये है हमारा इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसका मतलब ये हुआ कि जब जब y और x का पावर अलग अलग होगा, हम बोलेंगे वहां पे ग्राफ कैसा बनना है, पैराबोला। ध्यान रखना बेटा, यहां पे n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर यहां पे n की वैल्यू तुमने 1 रखा तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो जाएगा, विच इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसी तरह से n की वैल्यू नेगेटिव भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर नेगेटिव हुआ तो ये डायरेक्टली नहीं बल्कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल से ग्राफ हाइपरबोला का बनेगा। जब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे तो देखेंगे। क्लियर है ये, राइट। तो या तो x का पावर ज्यादा हो या y का पावर ज्यादा हो, मतलब अगर y और x का पावर अलग अलग है तो ग्राफ पैराबोला बनना है। यहां पे n की वैल्यू 2, 3, 4, राइट, या फिर 1/2, 1/3, 1/4, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बस पावर क्या है, अलग अलग। अब पैराबोला का ग्राफ भी कैसे बनना है वो हमें क्या करना है, देखना है। तो इसको बनाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका वही है जो हमने क्या क्या सीखा है, चार्ट बना के। जब सबसे पहली बार बिल्कुल बचपन में तुमको ग्राफ बनाना सिखाया गया है वैसे। तो अभी लिखना नहीं है, पहले समझ लो, आराम से नोट कर लेना। हमने यहां पे क्या कर लिया, एग्जाम्पल लिया, राइट, सीधा सीधा एग्जाम्पल ले लिया। एग्जाम्पल लिया, लेट y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। हमने मान लिया एग्जाम्पल में कि y क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, कांस्टेंट। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया। और ज्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ये मान लिया कि लेट k इज इक्वल टू 1, जो कांस्टेंट लगाया वो कितना है, 1 है, राइट। सिंप्लीफाई करने के लिए हमने मान लिया कि k की वैल्यू कितनी, 1। तो और कुछ नहीं, हमें मिल गया y इज इक्वल टू x। अब इसका मुझे क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने का सबसे क्लासिकल तरीका, x की वैल्यू लेते जाओ और y की वैल्यू निकालते जाओ। तो उसके लिए हमने यहां पे क्या कर लिया है, एक चार्ट बना लिया है। एक चार्ट बनाया जिसमें एक तरफ लिया है x, एक तरफ लिया है क्या, y। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं, y की वैल्यू, x की वैल्यू 1 पुट करूं, y की वैल्यू,
x की वैल्यू 2 पुट करूं, y की वैल्यू, x की वैल्यू 3 पुट करूं, y की वैल्यू 9, राइट? इस तरह से हमने यहां पे क्या कर लिया है, कुछ वैल्यूज ले लिए। अब इसे हमें क्या करना है, ग्राफ में ड्रॉ करना है। ग्राफ में ड्रॉ करने से पहले, राइट, ग्राफ में ड्रॉ करने से पहले कुछ इसमें क्या करना है, हमको समझना है। समझना ये कि अगर हम x का चेंज देखें तो हमें यहां पे दिख रहा है कि x का जो चेंज है वो इक्वल है, 1 1 का चेंज है। यहां भी 1 का चेंज, यहां भी 1 का चेंज, यहां भी 1 का चेंज, राइट, इक्वल चेंज हो रहा है। लेकिन इसी के करस्पॉन्डिंग, राइट, इसी x के करस्पॉन्डिंग जब हम y का चेंज देख रहे हैं तो हमें समझ में आया कि पहले y का चेंज कितना हुआ, 1 का, उसके बाद y का चेंज हुआ, और उसके बाद y का चेंज 5 का। हमें यहां पे ये समझ में आ रहा है कि जब हम x का चेंज बराबर बराबर कर रहे हैं तो y का चेंज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। जब हम इसका क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, जब हम इसका ग्राफ क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। इधर ले लिया हमने x, इधर ले लिया हमने y, ग्राफ कुछ ऐसा होगा। अभी जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया इसे जस्टिफाई कैसे करें, कैसे मानोगे कि सर यही ऐसा ही होना है, राइट? तो इसको करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने मान लिया कि यहां पे 0, यहां कहीं पे 1, यहां कहीं पे 2, यहां कहीं पे 3, यहां पे 4। तो x में मैंने जो लिया है, राइट, वो इक्वल चेंजेस लिए हैं, जैसे यहां पे हमारे पास चार्ट में है। तो हमने बोला x का चेंज 1 1 का हो रहा है, इक्वल चेंज, और उन्हीं के करस्पॉन्डिंग हमें देखना है कि y का चेंज कितना हो रहा है। x में जो बराबर बराबर चेंज हो रहा है उसी के करस्पॉन्डिंग y में चेंजेस कैसे हैं। तो उसमें y का चेंज देखने के लिए तुमको क्या करना है, सीधा इसको ऊपर की तरफ ले जाना और देखना है कि ये ग्राफ को कहां कट कर रहा है। जहां भी ये ग्राफ को क्या कर रहा है, कट कर रहा है, उसी को सीधा इधर खींचो, राइट? फिर यहां पे क्या करो, 2 को लेके जाओ और देखो कि ये कहां पे आ रहा है, y में कहां मिल रहा है। इसी तरह से सबके लिए, इनफैक्ट 4 वाला तो मुझे लग रहा है बिल्कुल लास्ट में मिल रहा है, ऐसे है ना, वो हाथ थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो x का चेंज बराबर बराबर है, उसी के करस्पॉन्डिंग जब हम y का चेंज देखें तो पहले थोड़ा कम, फिर थोड़ा और ज्यादा, फिर थोड़ा और ज्यादा, और उसके बाद और ज्यादा बढ़ रहा है, जो कि चार्ट से क्या है, मिलता जुलता है कि भाई x का चेंज बराबर बराबर है, y का चेंज बढ़ता जा रहा है, x का चेंज बराबर बराबर है, y का चेंज बढ़ता जा रहा है। हम कह सकते हैं कि ये ग्राफ है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर का। ग्राफ जो है वो है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। समझ में आया, राइट? इसको नोट करो, थोड़ा और देखते। ये एक काम करो, रुक जाओ बेटा, 1 सेकंड रुक जाओ। इसके नीचे हमारे पास स्पेस है ताकि हमें कंपेयर करते समझ में आए, थोड़ा सा और देख लेते। एक और एग्जांपल ले लिया मैंने, राइट? एक और एग्जांपल ले लिया। एग्जांपल मैंने लिया है, लेट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। मुझे क्या करना है, कंपेयर करना है कि अगर मैं x का पावर बढ़ाता जाऊं तो उससे ग्राफ में अंतर क्या आएगा, ग्राफ में चेंज क्या आएगा। तो मैंने यहां पे एक और एग्जांपल ऐड कर दिया है, लेट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। और उसको भी ड्रॉ करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है, चार्ट बना ली। तो यहां पे हमने क्या किया, चार्ट बना लिया। एक तरफ ले लिया x, एक तरफ ले लिया क्या, y। देखो बेटा, अगर x की वैल्यू मैं क्या रखूं, 0, y की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, राइट, y की वैल्यू, x की वैल्यू 3, 27। यही है। अब देखो चेंज आया क्या है, इसमें भी x का इक्वल चेंज, राइट? हर जगह पे चेंज कितना है, 1 का। उसके करस्पॉन्डिंग, राइट, उसके करस्पॉन्डिंग जब हम y का चेंज देख रहे हैं तो पहले चेंज 1 का, फिर चेंज 7 का, 19 का, ऐसे दिख रहा है। अब x का पावर बढ़ाने से चेंज क्या हो गया, अंतर क्या आ गया, वो समझो। जब हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो हमें समझ में आया कि यार यहां भी तो 1 1 का चेंज हो रहा था, यहां भी 1 1 का चेंज है। लेकिन जब हम यहां से 1 से 2 पहुंचे तो y चेंज हुआ है कितने से, 3 से। लेकिन पावर बढ़ाने से जब हम 1 से 2 पहुंचे तो चेंज हो गया कितने से, 7 से। एक चीज मुझे जो समझ में आई वो ये
कि अगर तुम x का पावर बढ़ाओगे तो उसके करस्पॉन्डिंग y का चेंज और बढ़ने लगेगा। y का चेंज होगा नो डाउट, यहां भी y ज्यादा तेजी से चेंज हो रहा है, x 1 से चेंज हुआ, y 3 से चेंज हुआ, लेकिन अगर मैं पावर और बढ़ा दूं तो x के उसी चेंज के लिए y का चेंज और ज्यादा बढ़ने लगेगा। क्या ये बातें समझ में आई? मैं इसका उल्टा कह सकता हूं, मैं इसका उल्टा यह कह सकता हूं कि अगर x में उतना ही चेंज कर रहे हैं और y का चेंज ज्यादा हो रहा है, मतलब उसके लिए पावर भी ज्यादा होगा। दोनों को तुम कंपेयर करके देखो इसको, है ना, यहां पे x का पावर कम है तो y का चेंज हो रहा है ज्यादा, पर थोड़ा सा, उतना नहीं। x का पावर बढ़ा दिया, y का चेंज और ज्यादा, x का पावर और बढ़ा दूं तो y का चेंज और भी ज्यादा होने लगेगा। हम इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर ऐसा लग रहा है कि y बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, मतलब उसमें x का पावर और भी ज्यादा होगा। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, एक तरफ x लिया है, एक तरफ y लिया है, तो इसका ग्राफ भी ऐसे ही बनेगा, राइट? y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब। अब बताओ बेटा, अगर मैं कल को तुमको सिर्फ एक इस तरह का क्या कर दूं, ग्राफ दे दूं, और मैं पूछूं बताओ ये y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर का है या y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब का है, क्या बता पाओगे तुम इसको? अगर मैं सिर्फ एक पैराबोला ग्राफ ऐसे दे दूं और तुमको बोलूं कि बताओ ये किसका ग्राफ है, तुम इसको कभी भी नहीं बता पाओगे। लेकिन हां, अगर एक ही में हम दो दो ग्राफ ड्रॉ कर दें तो कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि कौन सा ग्राफ किसके लिए होना चाहिए। कैसे बताएंगे वो हम क्या करेंगे अभी समझेंगे। इस चीज को ध्यान रखो, अगर एक ग्राफ बना हुआ है तो तुम कभी नहीं बता पाओगे कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर या x क्यूब x टू द पावर 4 है, क्या है। लेकिन अगर एक ही में दो दो ग्राफ हम क्या कर दे, ड्रॉ कर दें, तो जरूर ये तुम क्या कर पाओगे, बता पाओगे कि कौन सा ग्राफ किसके लिए है। कैसे बता पाएंगे वो हम क्या कर रहे हैं, अभी चेक कर रहे हैं। पहले इतना नोट करो फिर बता रहा मैं। ठीक है, देखो बेटा, यहां हमने ये डिस्कस किया कि अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर ग्राफ बनाया तो भी ऐसे दिखेगा, x क्यूब को बनाया तो भी ऐसे दिखेगा। इसका मतलब है कि अगर सिर्फ एक ग्राफ है, तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि ये ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर का, x क्यूब का, x टू द पावर 4 का है, x टू द पावर 1.2 का है, ऐसे नहीं। लेकिन हां, अगर एक ही में दो दो ग्राफ हम क्या करें, बनाए, तो जरूर कंपेयर करके बता सकते हैं कि कौन सा ग्राफ किसके लिए होना चाहिए। कैसे बता सकते हैं वो हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। एक तरफ हमने ले लिया है क्या, x, एक तरफ हमने ले लिया क्या, y, और इस तरह से हमने क्या कर दिए, दो ग्राफ बना लिए। अब हम ये क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं एक्स स्क्वायर में जब हम 1 से 2 गए तो y का चेंज कम था, एक्स क्यूब में जब हम 1 से 2 गए, मतलब x का सेम चेंज है, y का चेंज ज्यादा है। मतलब x के सेम चेंज के लिए अगर y का चेंज ज्यादा होगा तो पावर भी ज्यादा होगा। वही हमने देखा। हमने बोला लेट से हम 0 से यहां तक गए, x1 तक, तो भाई दोनों में चेंज तो क्या है, बराबर है। और उसके लिए देख रहे हैं कि इनका करस्पॉन्डिंग y का चेंज कैसा है। तो उसके लिए हमने इसको लाइन को क्या किया, ड्रॉ किया ऊपर, एक इस यहां पे टच कर रहा है ग्राफ को, दूसरा यहां पे, उसके लिए हमने देखा y का चेंज। तो ये हमने मान लिया लेट से y, और ये हमने मान लिया लेट से क्या, y डैश। कौन सा चेंज ज्यादा दिख रहा है, y का या y डैश का, y डैश का। y डैश वाला चेंज ज्यादा दिख रहा है, इसका मतलब है उसके लिए जो पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। और जो चेंज कम दिख रहा है उसके लिए पावर कम होना चाहिए। यही हमें समझ में आ रहा है इन चार्ट्स को देखते हुए। तो कंपैरिजन से हम बता सकते हैं कि ये वाला ग्राफ होना चाहिए y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और ये होना चाहिए y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। और जरूरी नहीं कि बिल्कुल स्क्वायर क्यूब 4 ही हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर मैं बोलूं ना कि मेरे पास ये दो ग्राफ हैं, एक है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1.33 और दूसरा है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1.4, बताओ कौन सा ग्राफ किसके लिए होना चाहिए। तो तुम बोलोगे जिसमें पावर कम है तो 1.33 किसके लिए और पावर 1.4 के लिए। आया समझ में, राइट? अब याद करने का तरीका बेटा सिंपल है, ऐसा तुम सोच सकते हो कि अगर पावर हम बढ़ाते जाएंगे तो उसका शार्पनेस बढ़ता जाएगा। शार्पनेस से मेरा मतलब क्या समझो, अगर मान लो कहीं पे हम क्या कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं और कहीं पे टर्न आ गया, रोड आया, इस तरह से मोड़ आया, तो मैंने तुमको बोला दो मोड़ है, एक इस तरह से और दूसरा ऐसे, कौन सा ज्यादा शार्प टर्न है, ऊपर वाला, ये ज्यादा तेजी से मुड़ा है, राइट, जबकि ये धीरे धीरे मुड़ रहा है। तो हम नॉर्मली अपने लैंग्वेज में
याद करने का तरीका हमने या समझने का या तुरंत बताने का हमने ये समझ लिया कि भाई पावर ज्यादा होगा ज्यादा तेजी से मुड़ेगा, राइट। पावर कम है तो धीरे धीरे मुड़ रहा है। यहां से ये मोड़ हमें कम दिख रहा है, शार्प टर्न नहीं उतना, ऊपर वाला टर्न ज्यादा शार्प दिख रहा है। याद कर सकते हो? एक चीज को और ध्यान रखना बेटा, ग्राफ बनाते समय कभी भी इसको ऐसे मत कर देना, है ना। ऐसा बिल्कुल मत करना कि घुमा के वापस ऐसे आ जाए, जल्दी जल्दी बनाते समय ऐसे कर देते हो, राइट। ये मैक्सिमम ऐसे हो सकता है, वापस नहीं आएगा। क्लियर है ये? तो कंपेयर करके हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। इसको नोट करो जरा जल्दी से। देखो, तो अभी हमने जो ग्राफ बनाए हैं दोनों, उसमें हमने लिया है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर या y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। मतलब y और x को कंपेयर करें तो x का पावर क्या है, ज्यादा है। ऐसा भी हो सकता है कि भैया y स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x या y क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, मतलब y का पावर ज्यादा हो सकता है। तो अगला ग्राफ हमें क्या करना है, उसी तरह से ड्रॉ करना है कि अगर y का पावर ज्यादा हुआ तो ग्राफ कैसा बनेगा। ग्राफ बनना कैसा है, पैराबोला, लेकिन पैराबोला ग्राफ भी कैसा होगा वो हमें क्या करना है, चेक करना है। क्योंकि बेटा पैराबोला का भी तो वेरिएशन हो सकता है, जिस तरह से स्ट्रेट लाइन का वेरिएशन है उसी तरह से पैराबोलिक ग्राफ का भी वेरिएशन होगा। तो उसके लिए भी हमने क्या कर लिया, एग्जाम्पल ले लिया। हमने एग्जाम्पल लिया, लेट y स्क्वायर इज इक्वल टू x, राइट। अनलेस अनटिल दोनों का पावर सेम हो, ग्राफ पैराबोला बनेगा। दोनों का पावर अलग अलग दिख रहा है, y का पावर अलग, x का पावर अलग, ग्राफ कैसा बनेगा। अब वो पैराबोला ग्राफ कैसा होगा वो हमको क्या करना है, देखना है। तो सिंपल, सबसे सिंपल तरीका चार्ट बना लेने वाला तरीका। तो एक तरफ हमने ले लिया है क्या, x, एक तरफ हमने ले लिया क्या, y। अच्छा, y स्क्वायर इज इक्वल टू x है, इसी को पता है हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू रूट x। दोनों चीजें क्या है, बिल्कुल सेम है। अब देखो बेटा, मान लो मैंने x की वैल्यू 0 ली, y की वैल्यू, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू। तो जानबूझ के इस तरह से वैल्यू ले ली ताकि सिंपल कैलकुलेशन रहे हमारा। अब इसमें चेक करो, इसमें क्या हुआ, इसमें जो y का वेरिएशन है वो तो क्या है, इक्वल इक्वल है, लेकिन उसी के करस्पॉन्डिंग x का वेरिएशन धीरे धीरे क्या होने लगा है, बढ़ रहा है। y का वेरिएशन बराबर बराबर है, पर x का वेरिएशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका जब हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो एक तरफ हमने ले लिया x, एक तरफ हमने ले लिया y, ये ग्राफ ऐसा दिखेगा हमें, राइट। जस्टिफाई करते हैं, देखते हैं कैसे। y का इक्वल इक्वल वेरिएशन, तो ये मान लिया 0, ये मान लिया 1, ये 2, 3, 4 ऐसे, और उसके करस्पॉन्डिंग x का वेरिएशन हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, राइट, ऐसे। तो x का वेरिएशन पहले थोड़ा कम, फिर थोड़ा और ज्यादा, फिर थोड़ा और ज्यादा, फिर थोड़ा और ज्यादा। x का वेरिएशन धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये y स्क्वायर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अच्छा, y क्यूब कर दूं तो ये और तेजी से चेंज होगा, लेकिन अगर सिर्फ एक ग्राफ बना हुआ है तो कभी भी देख के ये नहीं बता पाओगे कि y स्क्वायर x के प्रोपोर्शनल है या y क्यूब x के प्रोपोर्शनल है। बट अगर एक ही में हम क्या कर दें, बना दें, तो आराम से बता सकते हो। तो मैं इसमें डायरेक्ट क्या कर रहा हूं, उस तरह वाला एग्जांपल ले रहा कि एक ही में हमने दोनों ग्राफ बनाए हुए, राइट, एक ऐसे और दूसरा इस तरह से। अब हमने उसमें देखा था कि x के बराबर, इससे पहले वाले में x के बराबर सेपरेशन के लिए जिसमें y का सेपरेशन ज्यादा होगा उसमें पावर ज्यादा होगा। इसमें उल्टा देखना पड़ेगा, y के बराबर सेपरेशन के लिए जिसमें x का सेपरेशन ज्यादा होगा उसमें पावर ज्यादा होगा। तो उसको हमने चेक किया, हमने बोला मान लो यार ये 0 है और यहां कहीं पे y है, तो ये y का सेपरेशन दोनों के लिए हो गया। इसके करस्पॉन्डिंग x का सेपरेशन या x का वेरिएशन देखना है, तो एक के लिए तो ये हो गया, लेट से कितना x, और दूसरे के लिए ये हो गया, लेट से कितना x डैश। कौन सा सेपरेशन वेरिएशन ज्यादा है, x डैश डैश, मतलब उसका पावर ज्यादा होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये y स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है तो ये y क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो सकता है। आया समझ में? ऐसे हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर करके बता सकते हैं। इसमें भी सेम लॉजिक लगाना है कि भाई जितना ज्यादा पावर बढ़ाओगे उतना ज्यादा टर्न इसका बढ़ता जाएगा, शार्पनेस बढ़ जाएगी, मोड़ मत देना ऐसे। क्लियर है ये? दोनों को देखते हुए हमें एक चीज और समझ में आई कि पैराबोला ग्राफ उसके तरफ मुड़ा होता है जिसका पावर कम होता है। इससे पहले में
y का पावर कम था, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर था, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब था, तो x का पावर ज्यादा था किस, राइट, किससे, y से, मतलब y का पावर कम हो गया। ग्राफ किसके तरफ मुड़ा हुआ था, राइट। अब धीरे मुड़ेगा, ज्यादा शार्पनेस मुड़ेगा वो तो अलग बात है, लेकिन मुड़ेगा किधर, बिल्कुल उसी तरह से यहां पे पावर किसका ज्यादा है, कम किसका, x का, तो ग्राफ किसके तरफ मुड़ा है। अब वो तेजी से मुड़ेगा, धीरे मुड़ेगा वो अलग बात है, पर मुड़ेगा किधर। तो सिंपल याद रखना है, पैराबोलिक ग्राफ उसके तरफ झुका होगा या उसके तरफ टर्न होगा जिसका पावर x और y को कंपैरिजन करने में, जितना ज्यादा दूसरे का पावर बढ़ाओगे बेचारा और तेजी से उसके तरफ मुड़ता जाएगा, शार्पनेस उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर है। अब इसमें फिजिक्स के क्वेश्चन कैसे इंप्लीमेंट कर सकता है, फिजिक्स के क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, अब वो देखना है हमें, है ना। पहले इसको नोट करो, आ रहा है या y का पावर बढ़ता जा रहा है, तो जितना ज्यादा पावर बढ़ेगा टर्न उतना शार्प होगा, उतनी तेजी से चेंज होगा। और जब x और y के पावर को तुम क्या करोगे, कंपेयर करोगे, तो पैराबोलिक ग्राफ उसके तरफ झुका होगा जिसमें पावर कम होगा x और y को कंपेयर करने पे, है ना। क्वेश्चन कैसे आ सकता है वो हम देखते हैं। अच्छा एक चीज ध्यान से देखो बेटा, x और y का पावर अलग अलग है, राइट, x और y का पावर अलग अलग है। एक हमने लिया x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर या y स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, लेकिन ग्राफ किसके बीच में बनाया है, x एंड, क्या मैंने यहां पे y स्क्वायर लिया है क्या, या y क्यूब लिया है क्या, ग्राफ किसके बीच में बनाया मैंने सिर्फ, है ना। इक्वेशन हमारा x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर का हो सकता है या y स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का हो सकता है, लेकिन ग्राफ जो हमने बनाया वो x और y के ही बीच का बनाया, अभी काम आएगा इसलिए। क्वेश्चन लिखना है एक, राइट, क्वेश्चन लिखो। A particle starting from rest, a particle starting from rest moves with constant acceleration, moves with constant acceleration. Then draw the following graphs. Then draw the following graphs. पहला S versus T, right. Second S versus T square. Third V versus S, and fourth V versus root S, where S is displacement, V is velocity and T is time. चलो एक बार अपने से ट्राई करो, फिर मैं बता रहा कैसे। चलो राइट, सबने ऑलमोस्ट वही गलती की है जो थोड़ा सा एक्सपेक्टेड है। अगर तुमने सिर्फ याद रख लिया कि ये इक्वेशन होता है और ऐसा है, तो गलत करोगे ही करोगे, है ना। करना कैसे समझो, है ना, किस टाइप से बनाना समझो। कोई सा भी अगर हमें ग्राफ बनाना है तो हमारे पास इक्वेशन होना चाहिए। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टाइम दे दिया है। अब इनके बीच में इक्वेशन कहाँ से लाएं कुछ पता होना चाहिए। तो या तो वो देगा, राइट, लेकिन अगर उसको लगा कि यार विद इन सिलेबस का है और ये तुमको इक्वेशन पता होना चाहिए, तो वो कभी देगा नहीं, वो हिंट दे सकता है। जैसे इसमें भी हिंट दिया हुआ है, क्या हिंट दिया हुआ है, मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये वो हिंट ही है बेटा। ये मैंने पहली क्लास में समझाया हुआ है कि अगर कहीं पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब है तुम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज, तो यहां भी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। तीन इक्वेशन है, v इक्वल टू यू प्लस एटी। पहला हमारे कोई काम का नहीं, क्योंकि v और t के बीच में नहीं बनाना है। दूसरा है s इक्वल टू यूटी प्लस, हो गया हमारा काम, राइट। तो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इसमें यह भी बोला है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी, तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया। तो क्या बचा, s इज इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर। 1/2 कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये है। अब ग्राफ किसके बीच में बनाना है वो समझो। तो पहला बोला है s
वर्सेस टी, यहां पे ध्यान से समझना बेटा सबको, राइट, यहां गड़बड़ी नहीं करनी है। जब उसने बोला है कि एस वर्सेस टी का ग्राफ बनाओ, इसका मतलब है वो चाहता है कि एक किसी पर्टिकुलर एक्सिस में तुम एस लो और दूसरे किसी पर्टिकुलर एक्सिस में तुम टी लो, वो ये बोलना चाह रहा है। मान लिया कि वाई एक्सिस में हम क्या ले लेंगे, एस, तो एक्स एक्सिस में हमें क्या लेना पड़ेगा, टी। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। अगर मैं इसको वाई में ले लूं और सिर्फ टी को किस में लूं, एक्स में, तो क्या मिल जाएगा मुझे, वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। फिर से बता दो, हमारे पास s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर ये होता है। s को मैंने लिया किसमें, y में, तो s की जगह पे मैंने लिख दिया y, और t को मैंने लिया किसमें, x में, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि x एक्सिस में क्या लेना है, t, तो मैंने t की जगह पे x लिख दिया। तो t की जगह पे x लिखूंगा तो टोटल क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर किसका इक्वेशन है, तो हमने बोला ये है हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला, और ग्राफ किसके तरफ झुका रहेगा, y के तरफ, राइट। तो हमने क्या किया, इस तरह से लिया, एक तरफ लिखा x, एक तरफ हमने लिखा y, और ग्राफ झुका रहेगा y की तरफ। लेकिन ये ग्राफ इनकम्प्लीट है, ग्राफ ऐसे नहीं बनाना बेटा। y में तुमने क्या लिया है और x में तुमने क्या लिया है ये भी रिप्रेजेंट करना है। y में तुमने क्या लिया है और x में t। तो s वर्सेस t का जब ग्राफ तुम ड्रॉ करोगे तो कैसा होगा, पैराबोला किसके तरफ झुका रहेगा, s के तरफ, जो y एक्सिस के तरफ। अब सेकंड में फिर तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, सेकंड में ग्राफ किसका बनाना है, s वर्सेस टी स्क्वायर। इसका मतलब समझ रहे हो, वो ये बोलना चाह रहा है कि किसी एक एक्सिस में क्या लो, s लो, राइट। तो मान लिया y एक्सिस में हमने क्या लिया, s, और किसी दूसरे एक्सिस में पूरा का पूरा, क्योंकि वो बोल रहे हैं बेटा कि s और टी स्क्वायर के बीच में ग्राफ होना चाहिए, टी स्क्वायर के बीच में ग्राफ होना चाहिए, मतलब उस एक्सिस में पूरा टी स्क्वायर रखना है। तो हमने मान लिया ठीक है यार, एक्स एक्सिस में ले लेंगे टी स्क्वायर पूरे को। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। अगर मैं इसकी जगह पे क्या रख दूं, y, और पूरे टी स्क्वायर की जगह पे x रख दूं, तो क्या निकल के आया, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, विच इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा y, इसमें लिया पूरा s और इसमें लिया पूरा टी स्क्वायर, पूरा टी स्क्वायर, और ग्राफ बनेगा कैसा। अब मुझे पता है कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, ये ग्राफ, ये क्वेश्चन देने से पहले मैंने तुमसे क्या बोला कि ध्यान से देख लो इनको। इससे पहले जो लिखा हुआ था कि y स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर है, लेकिन ग्राफ क्या x स्क्वायर के लिए बनाया था, क्या ग्राफ किसके बीच में बनाया था, y और x के बीच में बनाया था। समझ में आया ये। तो ग्राफ किसके बीच में बनाना है, इसको देख के आंसर मत दो बेटा कभी भी, है ना, कि टी स्क्वायर के बीच में बनाना है या टी के बीच में बनाना है। ये देखो कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है कि कैसा आ रहा है। अभी तो और अभी देखना किस तरह से क्वेश्चन आने वाले, है ना। तो इसमें बोला एक में एस लो, एक में टी लो। जब हमने उसको किया, रखा, तो हमें पता चला y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आ रहा है। जब एक में टी स्क्वायर पूरा का पूरा हमें रखना पड़ा, तो हमें देख के समझ में आया कि यार y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, x आ रहा है। और अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। आया समझ में। अगर बस रट लिया ना कि टी स्क्वायर दिख रहा है, अबे टी स्क्वायर दिख रहा है, रूट एस दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि वो रूट एस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, ये कैसा आ रहा है ना। उससे निकाल के देखना है कि एक्चुअली आ क्या रहा है। ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगा। ध्यान देना किस तरह से क्वेश्चन क्या दिया है, उसके हिसाब से y और x के फॉर्म में निकाल के देखो। आया समझ में। Yes, sir. जल्दी से लिखो, थर्ड और फोर्थ देखते हैं फिर। क्या होता है, s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, ये इक्वेशन होता है ना। अब वो ये बोलना चाह रहा है यार पूरे में s लो और दूसरे में पूरा t मत लो, पूरा क्या लो, टी स्क्वायर लो। तो इसकी जगह पे हमने मान लिया कि यार y में क्या लेंगे, s लेंगे, तो इसकी जगह पे मैंने y रख दिया, और x में मैं पूरा क्या लूंगा, टी स्क्वायर, तो इस पूरे की जगह पे क्या रख दिया, x रख दिया। तो क्या हो गया, और ये किसका इक्वेशन होता है, स्ट्रेट लाइन का, है ना।
अभी हमारे पास 2 और एग्जांपल है, उसको भी करके देखते हैं। ये रब कर दूं? नहीं, जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी छुट्टी करनी है ना, जल्दी लिख लो जल्दी लिख लो, और तेजी से, और तेजी से, और तेज, और तेज, और इधर का रब कर रहा बस। चलो, जिनको समझ में आ गया है, थर्ड ग्राफ कैसा बनेगा? थर्ड पैराबोला। थर्ड कैसा बनेगा? किसके तरफ झुका रहेगा? एस के तरफ। फोर्थ कैसा बनेगा? किसके तरफ झुका रहेगा? गुड। नहीं झुक, हाँ पुष्पा झुकेगा नहीं। झुकेगा नहीं। जिनको नहीं समझ में आया, समझने का एक और मौका है बेटा। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का हमको क्या करना है? ग्राफ बनाना है। कौन सा इक्वेशन? थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन है हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। बोला है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2s आ गया, और हमें मिला v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s। यही है ना? अब थर्ड ग्राफ हमें बनाना है क्या? v वर्सेस s। वो ये बोलना चाह रहा है कि किसी एक एक्सिस में हमें v लेना है और किसी एक एक्सिस में हमें s लेना है, क्योंकि बोला है v और s के बीच में बनाओ, मतलब एक तरफ v रखो और एक तरफ s रखो। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमारा इक्वेशन कैसे आ रहा है। हमने बोला जो एक्चुअल इक्वेशन होता है वो ये है ना, अगर मैं v को y से रिप्लेस कर दूं तो y स्क्वायर हो जाएगा, और s को x से रिप्लेस कर दो तो यही होगा। और ये किसका इक्वेशन है? तो हमने बोला ये है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। किसकी तरफ झुका रहेगा? x की तरफ, भाई जिसका पावर कम है। तो ग्राफ सिंपल सा ऐसे बनेगा, ये हो गया x, ये हो गया y। x में हमें y में हमें लेना था v, तो हमने v ले लिया, और x में लेना है डिस्प्लेसमेंट। ये ग्राफ ऐसा होगा। अगेन फोर्थ बोला है v वर्सेस रूट s, या v स्क्वायर वर्सेस s, दोनों सेम चीजें है ना। वो ये बोलना चाह रहा है कि एक एक्सिस में हमें क्या लेना है? v लेना है, और दूसरे में पूरा रूट s लेना है। अब हमें देखना है कि इक्वेशन कैसा है। तो हमने बोला यार v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s होता है, जिसको हम चाहें तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट s लिख सकते हैं, दोनों चीजें बिल्कुल सेम है। अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं किससे? y से, तो ये हो गया y, और इस पूरे को रिप्लेस कर दूं मैं किससे? तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा? ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो हमने यहां पे सीधा सीधा तुम लोग हो, इसलिए मुझे थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है। और इधर पे क्या लेंगे? रूट एस लेंगे। ग्राफ कैसा? तो चीजें तुम्हें समझ में आ रही हैं। अगर मान लो कहीं पे कोई इक्वेशन है और दोनों में पावर अलग अलग है, और सिर्फ वैल्यू मतलब बिना किसी पावर के साथ ग्राफ बनाना हो तो पैराबोला बनेगा, और पूरा का पूरा विद पावर अगर बनाना हो तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। जैसे तुम सीधा देख के बता सकते हो, है ना, देख के बता सकते हो कि भाई काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या लिखते हैं? हाफ mv स्क्वायर। मान लिया कि मूवमेंट से मास में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो 1/2m क्या हो गया? कांस्टेंट। तो हमने बोला काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दोनों के पावर अलग अलग है, दोनों का पावर अलग अलग है। अगर काइनेटिक एनर्जी वर्सेस v का ग्राफ बनाना हुआ तो ये ग्राफ बनेगा कैसा? पैराबोला। किसके तरफ झुका रहेगा? काइनेटिक एनर्जी की तरफ। मतलब अगर दोनों के पावर अलग अलग हैं और तुम्हें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी और v के बीच में क्या करना है? ग्राफ बनाना है, विदाउट एनी पावर ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनेगा कैसा? पैराबोला। लेकिन
अगर तुम्हें काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वी स्क्वायर के बीच में बनाना है पूरे इसके साथ, तो ग्राफ कैसा बनेगा, है ना। तो जैसे हमने समझा था यहां पे कि भाई y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर है, लेकिन ग्राफ किसके बीच में, y और x के बीच में बनाते, तब बन रहा था कैसा, पैराबोला। लेकिन अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर है और ग्राफ पूरा y और x स्क्वायर के लिए बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन। ये वो है जिसको घर जाके तुमको एटलीस्ट एक बार और रिवाइज करना पड़ेगा। जब हम हाइपरबोला पढ़ेंगे तो उस टाइम पे चीजें और क्लियर होती जाएंगी कि कभी भी सिर्फ देख के आंसर नहीं दे देना है कि अच्छा ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या पूछा है उसके हिसाब से ग्राफ बदलता रहेगा। जैसे मैंने देखा है कि कई स्टूडेंट्स क्या कर लेते हैं, इस तरह से रट लेते हैं कि यार काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी स्क्वायर है, मतलब दोनों का पावर अलग अलग है, रट लेंगे ग्राफ पैराबोला बनेगा, पैराबोला बनेगा, पैराबोला बनेगा, काइनेटिक एनर्जी की तरफ झुका रहेगा, ऐसे ही। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में क्या कर लिया, पूछ लिया, मतलब वी स्क्वायर के लिए पूछ लिया, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन भी बन सकता है। चीजें इसमें और एडवांस होती जाएंगी अभी, राइट, समझो, चीजें इसमें भी और भी एडवांस होती जाएंगी। जैसे अगर मैंने काइनेटिक एनर्जी वर्सेस v टू द पावर 4 के लिए ग्राफ बोला ना, तो वापस पैराबोला बनेगा, लेकिन अब वो v टू द पावर 4 की तरफ झुकेगा। अभी मैं तुम्हें कंफ्यूज या वो नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये बताना चाह रहा मैं सिर्फ कि रटना छोड़ दो बेटा, रटो नहीं बिल्कुल भी, है ना, रटना नहीं है। क्योंकि अगर तुमने सिर्फ ठीक है ना, रटना नहीं है कि ग्राफ को इस तरह से कॉन्सेप्ट समझो इक्वेशन के हिसाब से, और इक्वेशन एक ही रहेगा, लेकिन किसके लिए ग्राफ पूछा है उसके हिसाब से वो पैटर्न चेंज होता जाएगा। जब हम कल की क्लास हाइपरबोला में डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि चीजें और ज्यादा कैसे कर सकते हैं, वेरी कर सकता है। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा और आराम से तुम क्या कर सकते हो, ग्राफ बना सकते हो। आज जो पढ़ाया समझ में आया है? yes, पक्का? yes, गुड, चलो थैंक यू। बाकी कंटिन्यू करते हैं अपन कल वाली क्लास में।